हाय दोस्तों, हाजिर हैं हम एक बार फिर से अपने नए सेशन के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं मानव जनन के प्रश्न उत्तर। और ये एनसीईआरटी के होंगे और एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आइए, ये 12वीं क्लास का सेशन है, देखते हैं। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन शुरू होता है तो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए देखें पहला प्रश्न। पहला है मानव खाली स्थान डैश उत्पत्ति वाला जीव है। बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक एवं लैंगिक, पहला ऑप्शन हो गया लैंगिक, पहला ऑप्शन हो गया लैंगिक, लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तुम सभी जानते हैं कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव है जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुआ है वो सभी अलैंगिक जनन करते हैं। तो मानव में भी 37 ट्रिलियन कोशिका है। इतने सारी कोशिका है, इस कोशिका इतने सारे कोशिका है, तो ये तो लैंगिक जनन करेंगे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा लैंगिक उत्पत्ति वाला, सेक्सुअल, लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है। ये बातें होगी। और जैसे आपको पता ही है कि जनन होते हैं दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। जितने भी छोटे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे कि जीवाणु, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जितने भी जीव हैं ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं, जबकि मानव लैंगिक जनन करता है। और लैंगिक जनन से ही वेरिएशन आता है, विविधता आती है। तो लैंगिक जनन से ही उच्च विकास में, क्रम विकास में योगदान मिला हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। दूसरा, मानव डैश है अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंडजुरायुज। मानव क्या देता है? तो बच्चों, मानव सजीव प्रजक है, वैसा जीव जो सीधे बेबी को जन्म देते हैं उसे हम कहते हैं सजीव प्रजक। तो मानव क्या है? सजीव प्रजक जीव है, सजीव प्रजक। बच्चों, अरस्तु ने जीवों को बांटा था 3 भागों में इस आधार पर। अंड प्रजक जो अंडा देते हैं, और अंडा देता कौन कौन है? जितने भी एव्स, पक्षी हैं, सरीसृप है, रेंगने वाले जीव अंडा देते हैं। स्तनधारी, हम जितने भी स्तनधारी हैं मैमल्स, सारे बच्चे देते हैं। और अंडजुरायुज, अंडजुरायुज यानी ओवोविविपेरस, ये कुछ खास जीव हैं। जैसे एक आप याद रखना, बिच्छू। बिच्छू जो है बच्चा, बिच्छू में सबसे पहले अंडा का निर्माण होता है और फिर बच्चा बाहर आता है। तो बिच्छू हो गया अंडजुरायुज। अब आपसे एक सवाल है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अंडा देता है लेकिन स्तनधारी है, बच्चों को दूध पिलाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा डक, बेल टिप्स और इक्विडिना। आपको याद भी होगा, डक, बेल टिप्स और इक्विडिना ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। याद रखेंगे इस बात को। मानव डैश निषेचन होता है। तो मानव में कैसा निषेचन होता है? तो बच्चों, 2 तरह के होते हैं निषेचन। वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये करता कौन है? ये करता है मेढक, फ्रॉग्स, पानी में रहता है। बाह्य निषेचन करता है मेढक। लेकिन वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो हमारा निषेचन, हमारा युग्मक का जो मेल होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ आंसर होगा मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य की जहां तक बात है तो याद रखेंगे मेढक और मछलियां, मेढक और मछलियों बच्चों बाह्य निषेचन होता है। बाकी जितने भी जीव हैं जो एडवांस एनिमल है उनमें होता है आंतरिक निषेचन। परीक्षा में कहीं पूछता है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, तो पहला तो बता देंगे कि वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, और वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं अंतः निषेचन।
दो तो हो ही गया, आंतरिक दो तो हो ही गया, एक तो पहला इधर का, दूसरा क्या कहेंगे कि इसके अंतर्गत एडवांस जीव आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं, मनुष्य आते हैं, और इसके अंदर मेढक और मछलियां आती हैं। तीसरा, आंतरिक निषेचन में जो संतान बनते हैं उनके जीवन का खतरा कम है, जबकि बाह्य निषेचन में जो संतान होते हैं वे काफी क्षणिक होते हैं, भंगुर होते हैं, उनके जीवन की खतरा अधिक है जब तक कि वो बच्चा नहीं बनते हैं। तो ये बात आप कह सकते हैं। नर एवं मादा जुग्मक होते हैं बच्चों। नर एवं मादा जुग्मक की बात करें, देखिए एक ये फीमेल गैमेट शुक्राणु, फीमेल गैमेट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुक्राणु। फिर देखिए इधर अंडाणु, ये ओहो सॉरी बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। और इधर अंडाणु है, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है, और जब एन एन होता है तो इसे अगुणित कहते हैं, हैप्लोइड कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, दोनों का मिलन हुआ, दोनों मिले तो बनता है जुग्मनज, जाइगोट बनता है, दोनों के मिलने से जुग्मनज बनता है। दोनों के मिलने से क्या बनता है बच्चों? जुग्मनज बनता है। तो यहां दिया हुआ है कि नर एवं मादा जुग्मक होते हैं, तो ये तो हो गया अगुणित, क्या होगा आंसर इसका? अगुणित, अगुणित। और जब दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा जुग्मज, बनेगा 2n। तो सवाल है कि जुग्मनज में, जाइगोट में कितने सेल होते हैं बच्चों? एक होते हैं। ये इसका प्लोइडी लेवल है, ये 2n जो है इसकी प्लोइडी लेवल है, ये 2 सेल नहीं है, 1 सेल है। यानी हमारे जीवन की उत्पत्ति जो होती है, हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है, एक कोशिका से होती है, और सेल डिवीजन करते करते हम चल जाते हैं 37 ट्रिलियन कोशिका वाले जीव में बदल जाते हैं। तो यहां इसका उत्तर होगा अगुणित, अगुणित होगा इसका आंसर। सॉरी बच्चों, हो गया है अगुणित, अगुणित उसमें हुआ। यहां देखिए ये चौथा सवाल के लिए हुआ अगुणित आंसर। पांचवा देखिए, जुग्मनज होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जुग्मनज हो गया 2n, तो हो गया द्विगुणित। जुग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा द्विगुणित। लिख देंगे आप यहाँ पे कि जुग्मनज द्विगुणित होता है। ये जाइगोट की बात हो रही है। अगला, एक परिपक्व अंडाणु के मोचित होने से, एक परिपक्व अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक परिपक्व अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को बच्चों अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग अंग्रेजी में बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन बच्चों, महिला के अंडाशय में, महिला के अंडाशय में एक सेल है जिसका नाम है ऊगोनिया, और इस ऊगोनिया नामक सेल से क्या होता है बाबू? इस ऊगोनिया नामक सेल से माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है, ग्राफियन पुट्टिका जब फटता है तो अंडाणु निकलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को, यानी ऊगोनिया से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को, ऊगोनिया से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है अंडोत्सर्ग डैश नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? बच्चों आइए एक बात देखें कि भाई होता क्या है कि मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टरों का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जब भी कोई महिला, कोई बच्ची, कोई स्त्री प्यूबर्टी गेन करती है,
इट मीन्स 13 से 14 साल 11 से 13 साल की अवस्था में होती है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। क्या नाम है बच्चों? GnRH। GnRH हार्मोन होता है, GnRH। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन आपको हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये पिट्यूटरी को संदेश देता है। पिट्यूटरी बच्चों पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से दो हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। क्या नाम बाबू? पीयूष ग्रंथि से निकलता है दो हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा निकलता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? वो ग्राफियन फॉलिका जो पुट्टिका होता है, जो अंडाशय में पुट्टिका होता है, उसको बनाता है, उसको मैच्योर करता है। अंडाशय में पुट्टिका के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन बच्चों जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये अंडोत्सर्ग के लिए, अंडा के मोचित होने के लिए जिम्मेवार है। यानी अंडा बनाने के पहले पुटिका को परिपक्व करने के लिए, फॉलिकल को परिपक्व करने के लिए FSH हार्मोन चाहिए। लेकिन उसको फॉलिकल फटे और उससे निकले अंडाणु, इसके लिए हमें चाहिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH चाहिए। बच्चों इसका उत्तर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी अंडोत्सर्ग के लिए जो हार्मोन जिम्मेवार है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों फिर देखते हैं हम आगे, और यह है नर एवं स्त्री जुग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर एवं स्त्री के जुग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा निषेचन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो नर एवं स्त्री के जुग्मक के संलयन को, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन डैश संपन्न होता है। निषेचन कहां संपन्न होता है? बच्चों निषेचन फैलोपियन ट्यूब, नलिका है एक, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यानी हिंदी में बोलते इसको अंडवाहिनी नलिका। तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब होता है, एक स्ट्रीम का भाग है, सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट है, तो वहां पे होता है निषेचन फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग हैं, जैसे पहला आपका है एम्पुला, दूसरा है फिम्बरी और तीसरा है इस्थमस। तो जो फिम्बरी है, जो झालर है, यह नहीं, एम्पुला यानी कलसिका, एम्पुला में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है निषेचन। तो फैलोपियन ट्यूब पहला उत्तर। अगर ये नहीं दे तो मानेंगे एम्पुला, जो कि इसी का भाग है। जुग्मनज विभक्त होकर डैश की रचना करते हैं। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं एक सेल बनता है, एक सेल से पुनः 2 सेल बनता है, ऐसे ही बनते बनते जब 8 से 16 सेल बनता है, 8 से 16 सेल वाली संरचना को मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला। हिंदी में बोलते इसको तूतक, तूतक, मोरूला, मोरूला कहते हैं। 8 से 16 सेल वाली संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं मोरूला या तूतक। पुनः 16 से 32 सेल होता है, 16 से 32 सेल या इससे ज्यादा, 32 से कभी कभी 64 सेल,
32 से 64 सेल इतनी संरचना बन जाए, या 16 से 32 सेल बने, 32 से 64 सेल बने, तो इसे हम लोग कहते हैं कोरक पुट्टिका या ब्लास्टोसिस्ट। इसे हम कहते हैं कोरक पुट्टिका या ब्लास्टोमियर, कोरक पुट्टिका या ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो युग्मनज विभक्त होकर डैश की रचना करते हैं। पहले मरूला बनाते हैं, तुतक बनाते हैं, जो कि 8 से 16 सेल का होता है। फिर 16 से 32 या 32 से 64 सेल का एक संरचना बनता है, जिसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर या कोरक पुट्टिका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोरक पुट्टिका, कोरक पुट्टिका। आगे बढ़ेंगे। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जैसे ही भ्रूण गर्भाशय में रोपित होता है, बच्चों, निषेचन के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में रोपित होता है और फिर उसका विकास होता है, ब्लास्टोमियर का डेवलपमेंट होगा भ्रूण में। इस समय इसको पोषण देने के लिए एक आवरण बनता है गर्भाशय में। उस आवरण का नाम है प्लेसेंटा या उसका नाम है अपरा। क्या बोलते हैं उसको? अपरा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा होता है बाबू। तो ये प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है और प्लेसेंटा मानव शरीर का ऐसा उत्तक है जो कि 2 जीवों के उत्तकों से बना हुआ है, एक तो बेबी का उत्तक और एक मां का उत्तक, और ये बहुत सारे हार्मोन ही बनाता है। तो जो यहां दिया हुआ है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ये पोषण भी देता है और जितने भी न्यूट्रिशन होगा सब देगा, संपर्क भी बनाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको प्लेसेंटा या अपरा। अपरा ये से बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोलते हैं बच्चों। तो इतना ही था, ऑब्जेक्टिव फिलर था। अब हम आगे प्रश्न उत्तर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है।